डियर स्टूडेंट्स, आई एम अखिलेश यादव। आज हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 6 का अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। कल हमने आपको सेलों का संयोजन के बारे में पढ़ाया था और मैंने आपको उसमें दो बता दिया था। सेलों का संयोजन तीन प्रकार से होता है। पहला श्रेणीक्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम, तीसरा होता है सेलों का मिश्रित क्रम। तो मैंने आपको श्रेणी और समांतर समझा दिया था। आशा करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। ओके, इन तीनों में जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये थर्ड वाला है। एग्जाम में अगर आएगा तो यही वाला आता है, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आना हो तो सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन से क्वेश्चन बनता है, यही डेरिवेशन हो आता है। आज तक जो इतिहास गवाह है थर्ड वाला ही आता है आपके एग्जाम में। तो बात करते हैं सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन क्या होता है। सबसे पहले इसके लिए हम फिगर समझते हैं। फिगर क्या है तो देखिएगा, सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन हम करेंगे क्या। मिश्रित मतलब श्रेणी भी होगा और समांतर भी होगा। तो देखिए मैंने क्या किया है, सेल लिए हैं जिसमें n क्या है, m पंक्तियां हैं और n एक पंक्ति में n सेल हैं। एक पंक्ति में कितने सेल हैं, n सेल। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अब कितनी पंक्तियां हैं, m पंक्तियां, ठीक है। और अब देखिए ये हो गया सब श्रेणी में और ये सब श्रेणी में, ये हैं, ये भी श्रेणी में है, ये सब श्रेणी में है। इनका कॉम्बिनेशन किस में हो गया, समांतर में हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द कॉम्बिनेशन आपका हो गया ये मिक्स्ड ग्रुप कॉम्बिनेशन, ठीक है। प्रत्येक सेल का जो विद्युत वाहक बल है कैपिटल ई है, प्रत्येक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, ठीक है। और इसके साथ परिपथ में एक बाह्य प्रतिरोध आर जुड़ा है, ठीक है। और परिपथ में इन सभी सेलों से कितनी धारा बहती है, तो बहती है स्मॉल आई। ओके, तो आशा करते हैं आपको फिगर समझ में आया होगा। तो फिगर को ध्यान रखते हुए आगे हम बात करते हैं। देखिएगा, मान लीजिए परिपथ में mn सेल क्या है, मिश्रित क्रम में जुड़े हैं। सेलों का की कुल m पंक्तियां हैं, जरा प्रत्येक पंक्ति में सेल संख्या कितनी है, n। मैंने आपको समझाया था। माना प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। परिपथ में एक बाह्य प्रतिरोध R जुड़ा है तथा इसमें प्रवाहित धारा स्मॉल I है। यहाँ तक तो फिगर में आपको जो दिया मैंने उसी को लिखवा दिया। अब देखिए, प्रत्येक पंक्ति में लगे सेलों का कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, एकदम स्पष्ट हो रहा होगा। देखिएगा फिगर से कि प्रत्येक पंक्ति में कितने सेल हैं, प्रत्येक पंक्ति में n सेल हैं। एक का कितना विद्युत वाहक है, E है, तो सबका कितना होगा, n इंटू ई। प्रत्येक पंक्ति में n सेल हैं, अगर n सेल हैं और एक सेल का विद्युत वाहक बल E है तो कुल सेलों का मतलब एक पंक्ति में कुल सेलों का विद्युत वाहक बल कितना होगा, n इंटू ई, ठीक है, n इंटू ई। परिपथ में लगे सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, देखिए मैंने आपको बताया था जब प्रतिरोध का कॉम्बिनेशन पढ़ाया था कि प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं, तो उनका जो होता है क्या, विभवांतर समान होता है। उसी प्रकार से अगर हमारे सेल्स क्या है, समांतर क्रम में अब हो गए ना, तो उन परिपथ में लगे सेलों का वाहक कितना हो जाएगा, Ni। क्योंकि देखिए इसका भी Ni, इसका भी Ni, इसका भी Ni, इसका भी Ni, तो पूरे परिपथ कितना हो जाएगा, n इंटू ई। अब बात करते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। तो देखिए प्रत्येक पंक्ति में सेलों कुल आंतरिक प्रतिरोध बात करते हैं, तो इसका आर 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 आर, सबका आर आर है, तो आर प्लस आर प्लस आर प्लस एन पद तक जाएगा, तो ये आ गया एन आर। अब माना सेलों का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आर डैश हो, तो आप देख रहे हैं एक पंक्ति में इसके पूरे का एन आर एन आर एन आर एन आर, और ये सभी किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 लगा दीजिए। तो मान लीजिए सेलों का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आर डैश है, तो 1/r डैश इक्वल टू 1/nr प्लस 1/nr प्लस 1/nr डैश कहाँ तक, m पद तक। कितनी पंक्तियाँ हैं, m पंक्तियाँ हैं। अब सबको जोड़ेंगे तो m पद तक जाएंगे, तो m से गुणा कर देंगे इसमें m/nr, तो r डैश क्या आ गया आपका, nr/m, ठीक है। अब देखिए, यदि क्या हो परिपथ का कुल प्रतिरोध आर डैश हो, तो आर डैश क्या आएगा, आर डैश प्लस कैपिटल आर, तो आर डैश nr/m प्लस आर, माने यहाँ से भरा इसका दिस आर। अब परिपथ में प्रवाहित धारा क्या होगी, तो आप जानते हैं कुल विद्युत वाहक बल कैपिटल ई अपन कुल प्रतिरोध मतलब आर प्लस आर डैश, ठीक है। इसका मान है कुल विद्युत वाहक बल NI है और कुल प्रतिरोध आपका nr/m प्लस आर है। इसका एलसीएम लेंगे m होगा तो m गुना r हो जाएगा, तो nr प्लस mr, ये m चला जाएगा ऊपर, तो m n e। मतलब परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, अगर सेलों को मिश्रित क्रम संयोजन में जोड़ा गया है तो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा क्या होगी, m n e/nr प्लस mr होगी।
अब बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सेलों को मान लीजिए मिश्रित क्रम से जोड़ा गया, ठीक है, कितनी धारावाहिक वो पूछेगा, प्लस पूछता है कि कौन सी ऐसा कंडीशन होगा, ऐसे कौन सी स्थिति होगी जब परिपथ में धारा का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, इसको ध्यान दीजिएगा। तो फॉर मैक्सिमम करंट, अधिकतम धारा के लिए कब परिपथ में धारा का मान अधिकतम होगा, खुद सोचिए। तो आप सोचेंगे कि अगर मैं देखिए अगर यह वैल्यू न्यूनतम हो जाए तब इसका वैल्यू मैक्सिमम आएगा, तो जब तक ये न्यूनतम नहीं तब तक इसका वैल्यू मैक्सिमम नहीं आएगा। तो आई का मान मैक्सिमम होने के लिए इसका मान, नीचे वाला का मान एन आर प्लस एम आर क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। तो जब एन आर प्लस एम आर का मान न्यूनतम होगा तो समीकरण 1 से स्पष्ट है आई का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। अतः हम एन आर प्लस एम आर को ऐसे लिख सकते थे, इसको कर्णिंग करके स्क्वायर कर दें, प्लस इसको भी कर्णिंग स्क्वायर कर दें। अब इस चीज़ को मैथमेटिक्स में हम अंडर रूट में एन आर माइनस अंडर रूट में एम आर का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट में एन आर इंटू एम आर, इसको सॉल्व करेंगे तो आप यही आएगा, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला होता है। अतः एन आर प्लस एम आर अंडर रूट में जो है एन आर प्लस, ये आपका एन आर प्लस एम आर का मान न्यूनतम होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका मान न्यूनतम होना चाहिए, इसका मान क्या होना चाहिए, न्यूनतम। तो अब देखिए स्क्वायर है, तो कभी भी यह राशि वर्ग होने पर ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव होगी। अतः इसका मान कितना लेना पड़ेगा, हमको शून्य लेना पड़ेगा, एक ही पॉसिबिलिटी है, तो शून्य ले लिया। तो स्क्वायर करेंगे, शून्य का स्क्वायर शून्य, तो एन आर अंडर रूट में एन आर माइनस एम आर क्या आएगा, जीरो। तो अंडर रूट में एन, इसको उधर भेज देंगे, अंडर रूट में एन आर इक्वल टू अंडर रूट में एम आर, स्क्वायर कर देंगे, एन आर इक्वल टू एम आर। तो हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया, क्या आ गया, देखिए हमारा आ गया आर का वैल्यू, आर का वैल्यू क्या आ गया, आर का वैल्यू हमारा आ गया एन आर अपान एम। इसका मतलब यह कि मिश्रित क्रम संयोजन में अधिकतम धारा के लिए जो बाह्य प्रतिरोध है वह बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। कभी कभी ये क्वेश्चन बहुविकल्प में भी आ जाता है कि इन द मिक्स्ड ग्रुप कॉम्बिनेशन में क्या कंडीशन होता है कि मैक्सिमम करंट उस सर्किट में फ्लो होगी। तो आप ध्यान रखेंगे मिश्र क्रम संयोजन में मैक्सिमम करंट के लिए जो हमारा बाह्य प्रतिरोध आर है उसका वैल्यू सेलों के आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। ओके, आशा करता हूँ मैं आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2020-21 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग 99% मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि इस साल यह क्वेश्चन आएगा, किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, क्योंकि मैक्सिमम टॉपिक आपके फिजिक्स से निकाल दिया है। पहले तो इम्पोर्टेंट ये था ही, अब तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है किरचॉफ के नियम, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर 2021 के लिए। तो किरचॉफ का नियम, लॉ ऑफ किरचॉफ क्या है, या किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ ने दो नियम दिए थे, कितने नियम दिए थे, दो नियम दिए थे। पहला नियम तो क्या था, फर्स्ट लॉ क्या था कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार किसी भी विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, संधि पर मिलने वाली जितनी धाराएं हैं उनका बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा। अथवा इसका सिंपल लैंग्वेज आप याद रख सकते हैं, किसी बिंदु पर मिलने वाली तथा उस बिंदु से निकलने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। समझिए कैसे, जैसे मान लीजिए संधि क्या होता है, जिस पर तीन लाइन, तीन तार आके जुड़े, जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर कम से कम तीन वायर आके जुड़े, तो वहाँ बनता है जंक्शन, मतलब संधि। तो देखो I1 I2 I3 अंदर प्रवेश कर रही हैं, I4 और I5 निकल रही हैं। जितना अंदर जाएगा उतना बाहर निकलेगा, मतलब ये I1 प्लस I2 प्लस I3 इंटर कर रही हैं, इक्वल टू क्या हो, जो निकल रहा I4 प्लस I5। इसको इधर लाएंगे और सबका जोड़ कितना होगा, निकलने वाली प्लस इंटर करने वाली, वो होता है शून्य। उनका बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो किसी बिंदु पर मिलने वाली तथा किसी बिंदु से निकलने वाली धाराओं का योग क्या होता है, शून्य होता है। ये हमारा कहता है किरचॉफ का प्रथम नियम। या किसी विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। दोनों नियमों को आप याद कर सकते हैं, हमारे ख्याल से आप इस नियम को याद करिएगा। अब आगे देखिए, इसे हम संधि नियम अथवा किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेता है, किरचॉफ का धारा नियम लिखिए तो प्रथम वाला लिख देंगे, संधि नियम लिखिए तो संधि प्रथम लिख देंगे। और यह जो क्वेश्चन आपका है आगे, यह जो क्वेश्चन एक और बनता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम जो है आवेश के संरक्षण पर आधारित है। किसके, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ओके,
तो हमने कहा डेल्टा सिग्मा आई हो गया 0, बीजगणितीय हो गया 0, या हम ऐसे कह सकते हैं, मैंने जो दूसरा बताया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है ये। अब बात करते हैं नंबर 2, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, हर साल एग्जाम में आता है, पहला नहीं आएगा दूसरा आ जाएगा, या तो दोनों आता है। लूप नियम अथवा वोल्टा नियम, या दूसरा नियम किरचॉफ के है, लूप लॉ और वोल्टेज लॉ। क्या कहता है, बहुत ही आसान बात बोला है। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत धारा के प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस भाग में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। नहीं समझे? ऐसा करता हूँ, अपने समझे होंगे, मैं समझाता हूँ फिर से। देखिए, बंद पास क्या होता है, जैसे एक परिपथ लीजिए, वो चारों ओर से क्या हो, क्लोज। जैसे देखिए, ये चारों ओर से क्लोज, इसमें दो परिपथ हैं, एक ये वाला लूप है और एक ये, दो लूप हैं, एक ये और एक ये, फर्स्ट सेकंड, दोनों क्या है, चारों ओर से बंद है, बंद है, कहीं से खुले हैं, नहीं खुले हैं। तो कहता क्या है कि किसी भी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और धारा के संगत प्रतिरोध I/R का गुणनफलों का बीजगणितीय योग, ठीक है, इस भाग में लगने वाले विद्युत वाहक बलों की जितने भी सेल होंगे उनके बीजगणितीय योग क्या होगा, बराबर होता है। यह नियम जो होता है ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। दिस लॉ एक्सप्रेस द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, सिग्मा IR इक्वल टू सिग्मा ई होगा, धारा गुणा इसका संगत प्रतिरोध, इसका बीजगणितीय योग इक्वल टू क्या होगा, सेलों का विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग। फिगर समझते हैं। मैंने एक फिगर ड्रा किया, इसमें दो सेल लिया है, E1 और E2 इनके विद्युत वाहक बल है। इसमें मैंने 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 लगा दिया है। इससे I1 धारा, इससे I2 धारा प्रवाहित हो रही है। अब देखिए, धारा यहाँ से I1 चला, यहाँ से I2, लेकिन बिंदु A पर धाराएं दोनों मिली, तो इसके अंदर क्या जाएगा, I1 भी जाएगा और I2 भी। तो R3 में क्या जाएगा, I1 प्लस I2, इसमें आपका I2, इसमें आपका I1 धारा एंटर करेगा। चित्र समझिएगा थोड़ा सा। संलग्न चित्र में एक बहु परिपथ दिखाया गया है जिसमें दो सेलें E1 व E2 तथा तीन प्रतिरोध R1 व R2 व R3 हैं। यदि R1 व R2 में बहने वाली धाराएं क्रमशः I1 व I2 हों तो बिंदु A पर किरचॉफ के प्रथम नियम से क्या होगा कि इसमें कितनी धाराएं बहेंगी, I1 प्लस I2, I1 ये वाला, I2 ये वाला। ठीक है, तो हमको इस परिपथ में कितने बंद पास हैं, एक और दो बंद पास हैं। ठीक है, तो किरचॉफ के दूसरे नियम से, अब एक बात ध्यान रखिए, कभी भी किरचॉफ नियम लगाइए तो अगर आप धारा के चलने की दिशा में बात करें, धारा के चलने की दिशा में चलेंगे, जैसे लूप हमारा कुछ ऐसे, अगर आप धारा के चलने की दिशा में चलेंगे तो धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक हो। ठीक है, अगर आप ध्यान से समझिएगा, जैसे कहने का मेरा मतलब मोटो ये है, मेरे कहने का मोटो ये है कि मान लीजिए अगर आप धारा, जैसे मान लीजिए धारा चला ऐसे, रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पर धारा बह रहा है 5 एम्पियर, ठीक है, और रेजिस्टेंस आपका यहाँ, अगर इसी के डायरेक्शन में आप चल रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर धारा बह रही है इधर, आप चल रहे हैं इधर, ऐसे लूप बना चल रहे हैं, तो ये होगा नेगेटिव। और एक बात और, मान लीजिए ये आपका सेल है, ये प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल, अगर माइनस से प्लस की ओर चलेंगे तो ई क्या होगा, पॉजिटिव होगा, हमेशा याद रखेंगे। और अगर माइनस, अगर मान लीजिए छोटा वाला बड़ा वाला, ये माइनस और ये प्लस, अगर प्लस से माइनस की ओर चलेंगे तो क्या होगा, ई का मान नेगेटिव होगा। ध्यान रखिएगा, हमेशा किरचॉफ का नियम लगाएंगे तो यही बात बताएंगे। तो देखिए, बंद, यहाँ पर दो लूप हैं E1 और E2। तो बंद पास एक में देखते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम से, बंद पास एक के लिए, यहाँ देखिए I1 किस में जाएगा, R1 में, तो I1 इंटू R1, धारा के हम चल रहे हैं I1 इंटू R1। अब देखिए, मैं इधर जा रहा हूँ और धारा आ रहा है इधर, मैं जा रहा हूँ इधर जा रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ उधर, धारा आ रहा इधर, विपरीत जा रहा हूँ, तो माइनस I2 इंटू R2 बराबर, अब कोई प्रतिरोध नहीं है इसके अलावा,
इसका देखो यहाँ जो है माइनस से प्लस तो E1 फिर माइनस, अब देखो मैं इंटर जो कर रहा हूँ प्लस से माइनस जा रहा हूँ तब ये माइनस हो जाएगा E2 पहले पास के लिए। इसी प्रकार बंद, इसको आप नीचे लिखिएगा, इसी प्रकार बंद पास 2 के लिए, 2 इसके लिए बात करें अब तो क्या होगा I2 इंटू R2, धारा की दिशा में चल रहे हैं, या प्लस ये भी देखो धारा हम चला तो I1 प्लस I2, इसमें कितना करंट जा रहा है I1 प्लस I2, रेजिस्टेंस कितना है R3 इक्वल टू, इसमें एक ही सेल है वो भी E3, माइनस से प्लस जाओगे तो E3। ओके, तो ये हमारा हो गया किरचॉफ के नियम, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, इसको आप पढ़ते रहिए।